हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं लेने जा रही हूँ अभी आपकी विश्व की ज्योग्राफी की क्लास है जो आपकी सीरीज चल रही है इस चैनल के ऊपर आरएस वाले स्टूडेंट्स के लिए। फिलहाल प्रेजेंट टाइम में आरएस वालों के लिए ही चल रहा है ये। उसके बाद में जब आरएस का विश्व का भूगोल पूरा हो जाएगा तो हम फिर यूपीएससी का शुरू करेंगे, और फिर अनदर पीसीएस है उनका भी इसी चैनल के ऊपर मैं शुरू करूंगी आप लोगों के लिए है। लेकिन एक बार मैंने अभी भारत का भूगोल आरएस वालों के लिए किया है, उसके बाद अभी विश्व का भूगोल चल रहा है, फिर बाद में यूपीएससी का होगा। इवन यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस का भूगोल भी होगा और ऑप्शनल भी इसी चैनल पे कराऊंगी मैं। और बाकी अनदर जो पीसीएस है उनके भी जो टॉपिक बचे हुए हैं वो भी मैं इसी चैनल पे कराऊंगी। मतलब कंप्लीट ज्योग्राफी ए 0 लेवल से लेके 100% लेवल तक, यानी हाई लेवल तक पूरी ज्योग्राफी में यहाँ पे आपको इस चैनल के ऊपर कराऊंगी। फुल ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी के लिए आपको किसी दूसरे चैनल पे भारत की ज्योग्राफी, विश्व की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी, इसके लिए और जो अनदर पीसीएस है उनका भी जो भारत का और विश्व का वो तो करा ही दूंगी है। के लिए किसी अनदर चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसके ऊपर आप इसी चैनल पे आपको पूरी कराऊंगी है। तो जैसा कि अभी विश्व का भूगोल चल रहा है, तो उसमें से हम कितने टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले मैंने सिलेबस कराया था विश्व का, प्रीलिम्स कम मेंस दोनों का सिलेबस एक साथ करके उसके बाद में करवाया था इस चैनल के ऊपर है। और उसके बाद में हमने पहला टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस करा रही हूँ, सिलेबस से बाहर नहीं करा रही। जो सिलेबस में दिए हो ना प्री और मेंस के दोनों को, प्री कम मेंस का एक जगह बना के सिलेबस को, उसके बाद में मैं करा रही हूँ। भारत का भी भूगोल ऐसे ही कराया था और विश्व का भूगोल भी मैं ऐसे ही करा रही हूँ इस चैनल के ऊपर। तो पहला हमने किया था भूगर्भिक संरचना और समय सारणी। उसके बाद में हमने किए 7 महाद्वीप। प्राकृतिक आकृतियां थी विश्व की, उस प्राकृतिक आकृतियों में पूरे महाद्वीप करा दी थी मैंने आपको है। मतलब 7 कंप्लीट महाद्वीप करा दिए। अब महाद्वीपों से कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं वो है। उसके बाद में हमने पढ़ा था क्या कहते हैं वो उद्योग हैं, और उद्योगों के बाद में हमने पढ़ी थी कृषि। अब आज है 5वां टॉपिक विश्व का परिवहन तंत्र है। वो हम 5वां टॉपिक इसमें विश्व का हम भी करने जा रहे हैं। तो परिवहन तंत्र से आप क्या समझते हो? परिवहन तंत्र क्या है, मतलब विश्व का परिवहन तंत्र क्या है? क्योंकि जब विश्व के भूगोल पढ़ रहे हैं तो विश्व के बारे में ही पढ़ेंगे हैं। भारत के भूगोल में हम भारत का पढ़ चुके हैं। तो परिवहन तंत्र का मतलब क्या होता है? परिवहन तंत्र का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह से जो हमें साधन कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं परिवहन। मतलब जैसे कि क्या कहते हैं, अमेरिका में कोई इंसान रह रहा है, वो अगर इंडिया में आना चाहता है या इंडिया का कोई अमेरिका जाना चाहता है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए जिसकी जरूरत हमें है उसको बोलते हैं परिवहन। अब किस परिवहन तंत्र, अब कौन से वे से हो जाएगा? कौन से वे का मतलब परिवहन तंत्र एक जैसा नहीं होता है, परिवहन तंत्र के भी टाइप्स होते हैं। तो कौन से परिवहन तंत्र से इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इसके भी काफी प्रकार है। मतलब कनेक्टिविटी, परिवहन तंत्र से होता है क्या? परिवहन तंत्र से कनेक्टिविटी बढ़ती है लोगों के अंदर। एक स्थान से दूसरी जगह इंसान इजीली जा सकता है। सामान का जो, जैसे एक जगह से अगर हम व्यापार करते हैं तो एक सामान को दूसरी जगह सामान भेजकर, और इकोनॉमिकली जो कंडीशंस है कंट्रीज की, सिटीज की, या क्या कहते हैं स्टेट्स की, या इनकी इकोनॉमिकली जो कंडीशन है उससे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और इधर भेज सकते हैं। अगर कहीं पे कोई सामान ज्यादा तो हम कुछ दूसरी जगह परिवहन तंत्र से भेज के वहां पे उसकी जो जरूरत है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो परिवहन तंत्र ये है। मतलब आदमियों को भी, इंसानों को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह भेज के वहां जो लोगों की जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरी करता है। मतलब कहने का सारांश कुल मिला के इतना है कि ट्रांसपोर्टेशन, यानी चाहे वो सामान हो चाहे इंसान हो और चाहे कुछ भी हो, एक जगह से दूसरी जगह जिसे जो भेजता है उसे हम बोलते हैं परिवहन तंत्र। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, चाहे वो इंसान हो उसको चाहे सामान को, जो ट्रांसफर हम करते हैं उसको, उसके लिए हम जो यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं परिवहन तंत्र है। परिवहन तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो परिवहन तंत्र होता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। हाँ, स्थल परिवहन तंत्र, जल परिवहन तंत्र, वायु परिवहन तंत्र और पाइपलाइन से जो परिवहन तंत्र होता है वो 4 प्रकार का होता है। तो स्थल जल परिवहन तंत्र में क्या आती है? सड़कें आती हैं। मतलब आपकी ये जो टॉपिक है ना, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से कनेक्टेड है। आप अपनी रोज की जिंदगी में जो देखते हो और जो यूज करते हो ना अपनी लाइफ में, वही चीज है, कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है इसके अंदर। और मैं आपको पहले भी काफी बार ये चीज बता चुकी हूँ कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो ना, उसे अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके अगर आप पढ़ोगे ना, तो ज्यादा इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, और इजिली आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ, और ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा माइंड पे कि हाँ मैं कैसे पढूं। अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो उसको अपनी बॉडी से कनेक्ट करके पढ़ो, बायोलॉजी को, और बाकी बॉटनी वगैरह पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हो, उसको भी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो, क्योंकि फिजिक्स भी अपनी लाइफ से कनेक्टेड है, केमिस्ट्री भी अपनी लाइफ से कनेक्टेड है। तो आप कनेक्टेड लाइफ से हर सब्जेक्ट को कर सकते हो। और अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो वो भी है, पॉलिटी भी अपनी लाइफ से कनेक्टेड है, हर सब्जेक्ट जो हो पढ़ाएगा सारा अपनी लाइफ से कनेक्टेड है, तो उसे अपनी लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ो है, तो इजीली याद हो जाएंगी चीजें। तो हम कहाँ थे अभी? परिवहन तंत्र पढ़ रहे थे हम। तो परिवहन तंत्र बताया था स्थल। स्थल में क्या आता है?
स्थल का परिवहन तंत्र के अंदर क्या आता है, सड़कें आती हैं। सड़कों के अंदर क्या चलती है, 4 व्हीलर चलते हैं, 2 व्हीलर चलते हैं, आप खुद चलाते हो हैं। और जो क्या कहते हैं पगडंडी होती है वो भी होती इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद में आता है जलमार्ग। जलमार्ग के अंदर आपको पता है कौन सी होती है, पानी वाली जो जहाज होती है। इसमें आदमी भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इंसान भी जाते हैं कहने का मतलब, और लगेज में मतलब सामान भी इधर उधर आता जाता है। फिर होता है हवाई यात्रा, हवाई जहाज देखते हो ना आप, उससे होती है हवाई। और फिर तब पाइपलाइन से क्या जाता है, पेट्रोल वगैरह आप देखते हो ना पाइपलाइन से आता जाता है, गैस भी पाइपलाइन से आती जाती है, पानी भी आता है। पानी एक जगह पे पानी ज्यादा हो, कहीं पे अकाल पड़ा हो, कहीं पे बाढ़ आ रखी हो, तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। तो ये 4 प्रकार के हैं। अब मैंने आपको मोटा मोटा बेसिक्स सा समझा दिया है, और इसमें कोई बहुत ज्यादा हार्ड लैंग्वेज इसमें है नहीं कि आपको समझ में आएगी नहीं, ना इसमें कोई इतनी ज्यादा मैपिंग है जो आपको नहीं समझ में आएगी। ये सिंपल सा टॉपिक है, अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड है। इसमें सिर्फ मेजर क्या दिए हुए हैं कि विश्व के लेवल पर कौन सा मार्ग कहाँ है, हवाई मार्ग कौन से हैं, और जल मार्ग कौन से हैं, और स्थल मार्ग कौन से हैं, और पाइपलाइन वाले मार्ग कौन से हैं। बस थोड़ा सा, अगर इस टॉपिक के अंदर ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो मार्ग है, इन मार्गों के थोड़े से टॉपिक्स जो है, टॉपिक नहीं, वर्ड्स जो होंगे हार्ड होंगे, और बाकी कुछ भी हार्ड नहीं, ईजी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रास्तों के नाम है वो चाहे हवाई रास्ते हो, चाहे जल मार्ग हो, चाहे हवाई मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, चाहे स्थल मार्ग हो, चाहे पाइपलाइन का मार्ग हो, बस उन मार्गों के नाम याद करने हैं आपको। बाकी कुछ भी हार्ड इसके अंदर है नहीं, इजी सी चीजें हैं। और विश्व के लेवल के करने हैं, ना कि अपने इंडिया के लेवल वाले करने हैं। हम इंडिया के परिवहन तंत्र में हमने इंडिया का पढ़ा था है, लेकिन अब नहीं, इंडिया में तो परिवहन तंत्र है नहीं, मार्ग है लेकिन परिवहन तंत्र नहीं है। तो मार्ग तो दिया हुआ है उसके अंदर, तो वो हमने उसमें पढ़ा था। हाँ, इंडिया के अपन विश्व की पढ़ते हैं, इंडिया में नहीं जाएंगे, अभी विश्व के बारे में पढ़ेंगे। तो विश्व के जो क्या कहते हैं मार्ग हैं, उन मार्गों के बस नाम में दिक्कत आएगी, बाकी जब आप नाम याद कर लोगे तो नीचे का कंटेंट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, इजी चीजें हैं जो अपन रोजमर्रा की लाइफ के अंदर यूज करते हैं, वही चीजें हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है इसके अंदर है। इजी सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा समझाने वाला जैसा कि भाई हाँ बहुत ज्यादा हार्ड चीजें मैं आपको समझाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी चीजें हैं इसके अंदर जो आपको समझ में आ जाएंगी। तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिया कि 4 प्रकार के परिवहन तंत्र होते हैं, और इनके अंदर पॉइंट है, सब पॉइंट है कि विश्व के लेवल में कौन से, यूरोप के महाद्वीप के अंदर कौन से परिवहन कैसे दे रखा है। एग्जाम्पल देके बताती हूँ। एशिया महाद्वीप, अपन एशिया में ही है, अपन एशिया की बात करते हैं। एशिया महाद्वीप के अंदर जल मार्ग कौन सा है, स्थल मार्ग कौन सा, वायु मार्ग कौन सा, पाइपलाइन कौन सी, ये याद करनी। फिर वापस महाद्वीप में जाना है, यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थल मार्ग कौन सा है, जल मार्ग कौन सा है, और क्या कहते हैं वायु मार्ग कौन सा है, और पाइपलाइन कौन सी है। ऐसे सारे महाद्वीपों के जाके बस ये चार जो मार्ग है, इन चारों मार्गों के बारे में पढ़ना है। और बाकी मैंने आपको महाद्वीपों के बारे में, कंट्रीज जो मतलब जो वर्डिंग है वो आपको मैं महाद्वीप में, मैंने आपको क्या बोला था शुरू में कि आप महाद्वीप, 2 चीजें विश्व के भूगोल में आप 2 चीजें अच्छे से क्लियर कर लो, आगे आप स्मूथली निकल जाओगे, बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, कुछ भी हार्ड नहीं आएगा। 2 चीजें कौन सी, भूगर्भिक सारणी, हाँ, समय सारणी, और भूगर्भिक संरचना और महाद्वीप। ये दो चीजें अगर आपने क्लियर कर लेना तो आगे आप स्मूथली निकल जाओगे, कहीं पे भी आपको जोर नहीं आएगा। कि जब भी, इसीलिए मैं आपको बोलती थी जब महाद्वीप पढ़ते थे, आप एटलस लेके बैठो, एटलस लेके लेक्चर के साथ बैठो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा जो स्थान है, कौन सा देश, कौन से स्थान कहाँ पे स्थित है, क्या, ताकि आगे जब मैं और आगे पढ़ाऊँ तो आप स्मूथली समझ में आ जाएगा, हाँ ये देश यहाँ पे है, और ये जलमार्ग यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ जाता है। क्योंकि आपको जगहों के नाम पता लग जाएंगे, जगहों के नाम पता लग जाएंगे तो फिर आगे की जो ज्योग्राफी है विश्व के, आप स्मूथली पढ़ के लेके चले जाओगे। भारत की तो ऑलमोस्ट आप सुनते ही रहते हो, पढ़ते रहते हो। भारत की जो जगहों के नाम है, कौन सा स्टेट कहाँ है, कौन सी जगह कहाँ पे है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ, वो ऑलमोस्ट सुनते रहते हो। इसलिए सुनते रहते हो क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में अखबार पढ़ते हो, और क्या कहते हैं अपने जो सीनियर जूनियर हैं, घर के अंदर भी है सीनियर जूनियर, उनसे भी सुनते ही रहते हैं, तो उसमें इतना आपको जोर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ के मैंने आपको महाद्वीपों में ये बात 1000 बार बताई थी, जब महाद्वीप में आपको बता रही थी कि एटलस लेके बैठो, जगह याद रखनी है, कौन सी जगह कहाँ स्थित है, कौन सी जगह कहाँ स्थित है, तो आगे की आप स्मूथली रह जाओगे। हर एक क्लास के अंदर आपको 10 बार मैंने बात बताई है। और अब वो चीजें जैसे जैसे मैं टॉपिक आगे करा रही हूँ, आपको सारी जगहों के नाम रिकॉल हो रहे होंगे। जिसने फोकस होके महाद्वीप पढ़े हैं ना, उनको अभी अच्छे से रिकॉल हो रहे होंगे कि हाँ ये जो जगह है ये वहां पे है, और फोकस होके पढ़ा उसको अब जोर भी नहीं आएगा, वो स्मूथली निकल जाएगा आगे के सिलेबस के अंदर। जिसने उस वहां पे महाद्वीपों के अंदर गड़बड़ की होगी ना, जगहों के नाम याद नहीं हुई, उसको अब समस्या हो रही होगी ये जगह कहाँ पे है, ये जगह, क्योंकि ज्योग्राफी एटलस के बिना कुछ नहीं, आप एटलस के बिना ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। कौन सी जगह कहाँ है ये अगर आपको नहीं पता है तो आपको ज्योग्राफी नहीं समझ में आएगी। सबसे पहले मैपिंग पता होनी चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ है। इसलिए मैंने आपको महाद्वीप सबसे पहले भूगर्भिक संरचना और समय सारणी की संरचना के बाद में सीधा महाद्वीप कराए, कंप्लीट कराए, ताकि आगे आप स्मूथली निकल जाओ। आगे का जो विश्व की जो ये है
भूगोल ज्योग्राफी आपको आराम से समझ में आ जाए। और मैं सेम ये यूपीएससी में करूंगी, पहले महाद्वीप कराऊंगी मैं वहां पे भी है, और समय सारणी और भूगर्भीय संरचना कराऊंगी, ताकि आगे का सब कुछ इजीली स्मूथली निकल जाए, क्योंकि मुझे ऑप्शन भी करानी है, तो उसमें भी फिर समस्याएं होती हैं। ओके है, ये बहुत हो गया ज्ञान। अब नेक्स्ट अपना अपना करते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ हर क्लास के अंदर कि ये जो पीपीटी दे रही हूँ ना, ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। तो मैं आपको बोल बोल के कंटेंट नहीं लिखा सकती। जैसे किसी कोचिंग में अगर पढ़ाने जाओ तो वहाँ बोल बोल के कंटेंट लिखा सकते हैं, या मैं नहीं लिखा सकती आपको बोल बोल के, इसलिए मैं आपको ये कंटेंट दे रही हूँ, ताकि मैं जो करा रही हूँ इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप अपने हैंड राइटिंग से नोट्स बनाना चाहते हो तो वो भी इसको आप देख देख के आराम से बना सकते हो। ये मैं आपकी सुविधा के लिए सब कुछ कर रही हूँ है, लेकिन ये मेरी इस चैनल के ऊपर पहली क्लासेस है, इसलिए मैं इतना कंटेंट दे रही हूँ। और ये RAS वालों के लिए भारत के भूगोल में भी मैंने सेम इसी तरह से कंटेंट दिया है, और विश्व के भूगोल में भी दे रही हूँ, और बाकी जो यूपीएससी का कराऊंगी उसमें भी एक बार दूंगी जो पहली क्लासेस होंगी। उसके बाद जो क्लासेस लूंगी, मैराथन क्लासेस या कभी भी कोई भी क्लास लूंगी, चाहे मैराथन क्लासेस लो, चाहे लाइव क्लासेस लो, और चाहे मतलब किसी भी कोई भी क्लासेस कंटिन्यू रखूंगी, तो फिर ये कंटेंट नहीं दूंगी, मैपिंग के थ्रू डायरेक्ट समझाऊंगी है। कंटेंट अगर आपको चाहिए तो फिर ये जो क्लासेस हैं यूट्यूब पर आपको हमेशा मिलेंगी, तब यहाँ पे आ जाना, फिर पढ़ लेना। लेकिन इस तरीके से इतना डिस्क्राइब करके फिर मैं एक बार तो दूंगी आपको है, मतलब पहली बार जो क्लासेस करा रही हूँ, जैसे RAS वालों को भारत का भूगोल कराया उसमें दिया है, अभी विश्व का भूगोल कराया उसमें भी दे रही हूँ है, और यूपीएससी वालों को भी पहले जो कराऊंगी, पहली जो क्लासेस होंगी उनमें सब में कंटेंट इस तरीके से दूंगी। लेकिन बाद में आगे की जो क्लासेस होंगी ना, उसके अंदर डायरेक्ट समझाऊंगी, इस तरीके से मैपिंग के थ्रू डायरेक्ट समझाऊंगी। फिर मैं इस तरीके से डिस्क्राइब करके इतना डीपली कंटेंट नहीं दूंगी मैं, क्योंकि फिर ये अपलोड रहेंगी है। तो अगर आपको ज्यादा डीपली चाहिए तो ये अपलोड रहेंगे हमेशा, कभी भी ओपन करके इस चैनल के ऊपर देख लेना है। और अगर रिवीजन मोड के ऊपर पढ़ना तो फिर मैं आपको वो आगे मैं बोल रहा हूँ ना, विदाउट इस कंटेंट के मैं रिवीजन मोड पे आपको लाइव डायरेक्ट क्लासेस लूंगी, चाहे लाइव लूँ चाहे कैसे भी लूँ, लेकिन वो इतना मैं बोलूँ ना, इतना एक कंटेंट के थ्रू इतना डीपली नहीं कराऊंगी, सिर्फ समझाऊंगी, फटाफट समझा दूंगी। फिर अगर आपको कंटेंट लेना है यहाँ से लेना, लेकिन ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो चालू रहेगा ये इस चैनल के ऊपर। अब इधर आ जाते हैं। हाँ, परिवहन तंत्र वस्तुओं एवं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं, यही मैंने अब आपको समझाया है। इसके लिए मनुष्य, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए मनुष्य, पशुओं तथा अन्य विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग करता है। परिवहन के साधन किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यावश्यक होते हैं, क्योंकि वे देश के दूरस्थ और दुर्गम स्थानों पर परस्पर जोड़ते हैं। परिवहन के साधनों का विकास किए बिना देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्णतः दोहन नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि परिवहन के साधनों का विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर कहीं से भी किसी भी खादान से कोई भी खनिज निकाल रहे हो तो उसको एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजना है, उद्योग क्षेत्र को भी अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है तो परिवहन की जरूरत है। कच्चे माल को लाने के लिए और पके हुए माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए परिवहन की जरूरत है ही है। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर यदि परिवहन के साधन न होते तो व्यापार वाणिज्य भी विकसित न होता। परिवहन तंत्र से ही तो एक जगह से दूसरी चीजें ट्रांसपोर्ट है। अपना जो आयात निर्यात चलता है देशों के साथ, एक देश का दूसरे के साथ है। जैसे थोड़े दिन पहले आपने सुना था कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने अपने ऊपर 50% तक का टैक्स लगा दिया था। हद, मतलब मैं क्या ही बोलूं, छोड़ो अब है। बोलो ना, दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जिससे उसके खुद के देश के लोग भी दुखी हैं और बाहर वाली कंट्रीज भी परेशान है। किसी दिन उसका सारे मिल के ना बजा देंगे ठीक से। तो वो छोड़ो, एक अलग टॉपिक, अपने काम की चीज नहीं है वो। फिलहाल अपन जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि एक देश को दूसरे देश के में अगर किसी सामान का आयात या निर्यात करना है तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, मतलब परिवहन की जरूरत होती है। परिवहन जाल विभिन्न स्थानों को, मार्गों को श्रेणियों द्वारा परस्पर जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। परिवहन जाल क्या होता है? परिवहन जाल विभिन्न स्थानों के मार्गों की श्रेणियों द्वारा परस्पर जोड़ दिया जाता है। मतलब मार्गों की श्रेणियां अलग अलग होती हैं। सबसे बड़े मार्ग होते हैं, मध्यम साइज के मार्ग होते हैं, बिल्कुल छोटे मार्ग होते हैं। तो उनको जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है एक जाल है। और जैसे कि ये इधर से इधर इधर इधर, आपको पता नहीं है क्या बनी है। हाँ हाँ, तो अगर हाँ, ये बनी है एशिया, अफ्रीका हुई, इधर एशिया। तो अगर इधर से, जैसे ये भारत है, तो अगर हमको रूस में जाना है इधर, तो यहाँ से मार्ग बनाना होगा। हाँ, फिर इधर से चाइना से वापस इधर यूरोप में जाना है तो इधर, फिर यूरोप वालों को अगर अफ्रीका में आना है तो इधर है, और फिर अफ्रीका वालों को अगर वापस से एशिया में जाना है तो इधर से बनाना होगा। तो ये जो पूरा जाल बन जाता है ना, अगर इधर रूस वालों को अफ्रीका में आना है तो ये इधर बनेगा, अगर यूरोप वालों को इधर दक्षिणी एशिया में आना तो इस तरीके से बनेगा। तो ये जो जाल बन जाता है ना इस तरीके का, इसको हम बोलते हैं परिवहन जाल। आया समझ?
परिवहन के माध्यम, परिवहन के लिए स्थल, जल, वायु एवं पाइपलाइन जैसे माध्यमों को उपयोग किया जाता है। परिवहन के मुख्यतः 3 माध्यम है जिन्हें क्रमशः स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त पाइपलाइन भी परिवहन का एक अन्य साधन है। कौन से? स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन है। तो स्थल के अंदर हम उसको 2 भागों में बांट देते हैं। स्थल जो मार्ग है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, स्थल सड़क मार्ग और रेल मार्ग। कौन सा? सड़क मार्ग और रेल मार्ग। जल मार्ग में समुद्री जल मार्ग और आंतरिक जल मार्ग। आंतरिक यानी नदियां, अंदर अपने देश के अंदर जो नदियां और नहरें होती हैं उनको, और बाकी समुद्री जल मार्ग यानी जो आपको पता है जो जितने भी समुद्र हैं ना, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, जितने भी सागर हैं वो हैं। उसके बाद में आता है वायु मार्ग, उसके बाद आता है पाइपलाइन है। जल स्थल परिवहन, अब हम पहले पढ़ेंगे स्थल परिवहन को है। तो परिवहन के सभी माध्यमों में स्थल परिवहन का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का अधिकांश परिवहन स्थल के माध्यम से ही होता है। स्थल परिवहन को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, सड़क मार्ग और रेल मार्ग है। कोई ज्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है, इजी सा टॉपिक है, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, शांत होके फोकस होके पढ़ो, इजी टॉपिक है। डेली अपनी लाइफ से कनेक्टेड है। सड़क परिवहन, पगडंडी, सकरा, कच्चा मार्ग से लेकर आधुनिक मोटर मार्ग तक सभी को सड़क मार्ग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। स्थलीय यातायात के मार्ग में सड़क मार्ग सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन है। ये छोटी दूरी के लिए तीव्र गति से परिवहन की सुविधा प्रदान कराता है। सड़कों के प्रकार, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। तो कच्ची सड़कें तो आपको पता होंगी, जो कच्ची सड़कें यानी मिट्टी वाली सड़कें जो अपने गाँव में होती है ना, वो वाली। और पक्की सड़कें मतलब जो बनी हुई होती हैं डामर वगैरह से। कच्ची सड़कों का निर्माण तो सुलभ है, सामान्य पदार्थों से होता है, परंतु ये सभी ऋतुओं में प्रभावी एवं प्रयोग योग्य नहीं होती है। वर्षा ऋतु में इन सड़कों का वाहनों का चलना कठिन हो जाता है, क्योंकि कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें पानी भर जाता है। पानी भर जाता है तो फिर आना जाना मुश्किल हो जाता है, इस वजह से है। फिर है पक्की सड़कें। पक्की सड़कों का पत्थर व कंक्रीट आदि से मजबूत करके ऊपर से कौल, तार या अन्य आधुनिक पदार्थों का प्रयोग से चिकना कर दिया जाता है। सन 1895 में मोटर गाड़ियों का प्रयोग प्रारंभ होने से पक्की सड़कों का निर्माण आरंभ हुआ। कहां से हुआ? 1895 में मोटर गाड़ियों का प्रयोग हुआ, तो पक्की सड़कों का भी, मोटर गाड़ियां बन गई तो अब उनके लिए रास्ते भी तो चाहिए ना, है। तो फिर पक्की सड़कों का निर्माण प्रारंभ हुआ। वर्तमान समय में विश्व की 50% मोटर गाड़ियों का केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में। कितनी है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 50% मोटर गाड़ियां प्रेजेंट टाइम में है। फिर है महामार्ग। ये पक्की सड़कें होती है जो दूरस्थ स्थानों को जोड़ती हैं। ये सड़कें इस प्रकार बनाई जाती है कि इन पर वाहन बिना अवरोध किए जा सके। अवरोध के मतलब बिना रुकावट के जा सके। ये सड़कें 60 मीटर तक चौड़ी तथा समतल होती हैं। ये सड़कें दोनों ओर से यातायात के बाधा रहित प्रवाहों के लिए 2 भागों में विभाजित होती है। इन पर सुगम यातायात के लिए कई पथ, लेन, पुल और फ्लाईओवर तथा सड़कों के किनारे फुटपाथ आदि बनाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे सभी प्रेजेंट टाइम में जो कोचिंग कर रहे हैं ना, वो शहर में सभी गए होते हैं कभी कभी। तो 6 लाइन भी होती है, मतलब एक रोड के ऊपर इतनी जगह होती है कि उसके अंदर 3 गाड़ियां एक साथ इधर जा सकती है, 3 गाड़ियां इधर आ सकती, 6 गाड़ियां भी जा सकती, 6 गाड़ियां आ भी सकती। और उसके बाद में भी अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो ऊपर से फ्लाईओवर बनाया जाता है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट आ जा सकती हैं गाड़ियां। तो वो चीज यहाँ बताई गई है कि लेन, पुल, फ्लाईओवर था, सड़कों के किनारे फुटपाथ। फुटपाथ क्यों बनाई जाती है सड़कों के किनारे? फुटपाथ से पैदल आने वाले जाने वो लोग जो होते हैं, अगर साइकिल से भी किसी को जाना है तो वो वहां से जाए, पैदल आने जाने, बीच में रोड के ऊपर रुकावट ना डाले। ये कॉमन सी चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है। महामार्ग का वैश्विक वितरण। विकसित देशों की अपेक्षा महामार्गों का अधिक विस्तार है। विकसित देशों में विकासशील देशों की अपेक्षा महामार्गों का अधिक विस्तार है। यूरोप में औद्योगिक तथा आर्थिक विकास अधिक होने के कारण जनसंख्या संकेंद्रण भी अधिक है। इन्हीं कारणों से इन क्षेत्र में सड़कों का अत्यधिक विस्तार हुआ है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। कौन से? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, पोलैंड, यूरोपीय, रूस, यूक्रेन आदि देशों में सड़कों का संघन जाल है। इन देशों में सभी प्रकार की प्रमुख नगर सड़कों से जुड़े हुए हैं। मतलब जितने भी प्रमुख नगर है वो सारे सड़कों से जुड़े हुए हैं। यहाँ सबसे ज्यादा यूरोप की जो ये कंट्रीज है, यहाँ सबसे ज्यादा सड़कों का जाल पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर स्थित नगरों को मिलाने के लिए मार्ग बनाए गए हैं। कनाडा तथा मेक्सिको को मिलाने के लिए कुछ महामार्गों का निर्माण उत्तर दक्षिण दिशा में किया गया है। किधर किया गया है? उत्तर दक्षिण, कनाडा और मेक्सिको। अब आपको ये चीज क्लिक हो रही है क्या माइंड के अंदर कि कौन सा कहाँ है, मेक्सिको कहाँ है, स्थिति क्या है मेक्सिको की और कनाडा के? उत्तरी अमेरिका के पूर्व और पश्चिम तट पर स्थित क्या है? उत्तरी अमेरिका जो है वो कहाँ स्थित है? उसका अक्षांतरीय और देशांतरीय माप क्या है? मैंने आपको महाद्वीप में बताया है। और इसके जो तट है उत्तर और पूर्वी, उनके तटों के ऊपर कौन सी कंट्रीज हैं उत्तरी अमेरिका के अंदर? ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैंने आपको महाद्वीपों में पढ़ाया, इसीलिए मैं महाद्वीप जब पढ़ा रही थी तो आपको मतलब जोर लगा लगा के बात बोल रही थी कि एटलस लेके बैठो, एटलस लेके बैठो और हर एक स्थान को अच्छे से पढ़ो, फोकस करके कि हाँ कौन सा स्थान कहाँ है, क्योंकि आगे की पूरी ज्योग्राफी में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपको स्थान नहीं पता होंगे तो फिर आगे की ज्योग्राफी में दिक्कत आएगी।
ठीक है। इधर देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकांश महामार्ग देश के पूर्वी भाग में विकसित हुए हैं। किधर हुए हैं? संयुक्त राज्य में पूर्वी भाग में, क्योंकि यहाँ पर नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के बड़े पैमाने पर हुआ है। अधिक नगरीकरण औद्योगिकरण जो है वो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में हुआ है। कनाडा के भौगोलिक आकार के अनुपात में संयुक्त राज्य अमेरिका में सड़कों की लंबाई कम है। देश का उत्तरी भाग शीत ऋतु में बर्फ से ढक जाता है, जिससे सड़कों का वर्ष भर उपयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, कनाडा के उत्तरी भाग में आंध्र जलवायु के कारण इस देश में सड़कों का विकास अपेक्षाकृत कम हुआ। मतलब वहां की जलवायु जो कनाडा की वो आंध्र है, इसलिए सड़कों का निर्माण कम हुआ। इससे इसकी अधिकांश सड़कें इसकी दक्षिणी सीमा से 350 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित है। यहाँ अधिकांश सड़कें पूर्व और पश्चिम दिशा में हैं। नेक्स्ट है, जापान में सड़कों का संघन जाल बिछा है और सड़कों द्वारा सभी नगर और समुद्र पतन परस्पर जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में सड़कों का विस्तार मुख्यतः दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण तटीय भागों में है। ज्यादा कहाँ है? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तथा दक्षिण तटीय जो भाग है वहां पे है, जो सभी नगरों में बंदरगाहों को परस्पर जोड़ता है। दक्षिणी अमेरिका में लगभग सभी प्रमुख बंदरगाहों को उनके पृष्ठ प्रदेशों से सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। मतलब जो दक्षिणी अमेरिका है वो भी उनका जो सड़क मार्ग है वो बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। ब्राजील, बोलिविया, पेरू, अर्जेंटीना आदि देशों में अनेक राजमार्गों का निर्माण हुआ। कहाँ? ब्राजील, बोलिविया, पेरू तथा अर्जेंटीना। अफ्रीका सबसे कम सड़कों वाला महाद्वीप है। इसमें सबसे अधिक सड़कें दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका में। इसके अतिरिक्त मिस्र, सूडान, इथोपिया तथा पूर्वी अफ्रीका के देशों में केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे में भी अपेक्षाकृत अल्प दूरी की सड़कें पाई जाती हैं। आपके माइंड में क्लिक हो रहा है कौन सी कंट्रीज कहाँ स्थित है? अगर आपको ये कंट्रीज क्लिक नहीं होंगे, याद करने में समस्या होगी, सही बता रही हूँ। अपेक्षाकृत अल्प दूरी से सड़कें पाई जाती हैं। फिर है विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग। विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग कौन से हैं? यानी इसके अंदर जो बड़े बड़े सड़क मार्ग है ना विश्व के अंदर, वही बताए गए हैं कि जो महामार्ग बोलते हैं हम जिसे। पैन अमेरिकन महामार्ग। कौन सा? पैन, इस नाम को अच्छे से याद करना, पैन अमेरिकन महामार्ग। इस राजमार्ग को विश्व के सबसे लंबे समय तक वाहन योग्य सड़क के रूप में जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 30,000 मील है। इस प्रकार यह विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है, राजमार्ग है, जलमार्ग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महामार्ग है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चारों ओर से किनारे के सभी राज्यों में होकर गुजरता है। यह विश्व के सबसे लंबे महामार्गों की सूची में दूसरे स्थान पर है। ट्रांस साइबेरियन महामार्ग, यह सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। कहाँ जाता है? ट्रांस साइबेरियन महामार्ग। मैंने आपको शुरू में जब समझाना शुरू किया था तो मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ सिर्फ इस पूरे टॉपिक में आपको समस्या कहाँ आएगी? जो महामार्ग है उनकी सिर्फ नाम याद करने में समस्या आएगी। बाकी सारा टॉपिक आसान है, कहीं पे भी हार्ड नहीं है। तो वही देखो, ये महामार्ग है ट्रांस साइबेरियन महामार्ग। यह सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है। यह विश्व का तीसरा सबसे लंबा महामार्ग है। फिर है ट्रांस कनाडा महामार्ग। विश्व के प्रमुख महामार्गों में इसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यह कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित न्यू फाउंडलैंड से सेंट जॉन नगर को कोलंबिया के वैंकूवर नगर से जोड़ता है। कहाँ? कोलंबिया के वैंकूवर नगर से जोड़ता है। यह विश्व का चौथा सबसे लंबा महामार्ग है। यह महामार्ग सेंट जॉन से आरंभ होकर क्यूबेक, मॉन्ट्रियली, ओटावा, सेंटबरी, थंडर, विनीपेग, रेजिना और कलगरी होते हुए वैंकूवर तक जाता है। दोबारा सुनो, यह मार्ग सेंट जॉन से आरंभ होकर क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, सेंटबरी, थंडर, विनीपेग, रेजिना तथा कलगरी होते हुए वैंकूवर तक जाता है। यह प्रशांत व अटलांटिक दोनों महासागरों के तटों को जोड़ने में सेतु का कार्य करता है। यह कनाडा के 10 राज्यों से होकर गुजरता है। अलास्का महामार्ग। कौन सा महामार्ग? अलास्का। यह अलास्का के एंकरेज नगर को कनाडा के एडमंटन नगर से जोड़ता है। कहाँ से? एंकरेज नगर को किससे जोड़ता है? कनाडा के एडमंटन नगर से जोड़ता है। फिर स्टुअर्ट महामार्ग। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा महामार्ग है, जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित बिरमुड नगर को एलिस स्प्रिंग में डेनेट क्रीक होते हुए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित अडनादत नगर से जोड़ता है। कौन से? ओडनादत्ता नगर से जोड़ता है। चीन राष्ट्रीय महामार्ग। यह टोंगजियांग महामार्ग तथा सान्या, हेनान को जोड़ने वाला 5,700 किलोमीटर लंबा महामार्ग है। क्या है? यह टोंगजियांग महामार्ग तथा सान्या को जोड़ने वाला 5,700 किलोमीटर लंबा महामार्ग है। अंतर महाद्वीपीय महासागर। कौन था? अंतर महाद्वीपीय महामार्ग। यह मिस्र की राजधानी काहिरा से दक्षिणी अफ्रीका की वैधानिक राजधानी केपटाउन को मिलाने वाला एक अंतर महाद्वीपीय मार्ग है। किसको? मिस्र की राजधानी काहिरा से दक्षिणी अफ्रीका के वैधानिक राजधानी केपटाउन को मिलाने वाला एक अंतर महाद्वीपीय मार्ग है। सीमावर्ती सड़कें। जिन सड़कों
सड़कों का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट किया जाता है, उन्हें सीमावर्ती सड़कें कहते हैं। इस सड़कों का प्रयोग सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों नगरों से जोड़ने तथा प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। लगभग सभी देशों में गाँव तथा सैन्य शिविरों तक वस्तुओं का पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें बनाई जाती हैं। ये चीज आपने भारत के भूगोल में भी पढ़ी थी। रेल परिवहन, उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेल परिवहन। रेल मार्ग परिवहन का एक ऐसा माध्यम है जिसमें यात्रियों एवं वस्तुओं को पटरियों से चलने वाले वाहनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। विश्व में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1835 में इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ था? 1835 में। आपको पता है, आपने सबने रेल देखी हुई है, पटरियां भी सबने देखी हुई है, तो जो है इसमें ज्यादा समस्या नहीं आएगी। 1835 में इंग्लैंड में हुआ, बस यही आपको एक लाइन याद करनी है इसमें जोर कर देके कि 1800 सबसे पहले रेल कहाँ से थी? 1835 में इंग्लैंड में चली थी है। और वहीं पर पहली रेलगाड़ी मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य चलाई गई थी। कहां से? मैनचेस्टर से लिवरपूल मैनचेस्टर से। ये दो लाइनें आपको ज्यादा फोकस करके याद करनी है। सड़कों की तुलना में रेल मार्ग भारी संख्या में व्यक्तियों तथा भारी मात्रा में वस्तुओं को अधिक दूरी तक ले जाने के लिए परिवहन का अपेक्षाकृत सस्ता और अधिक सुविधाजनक माध्यम है। ये तो आपको वैसे भी पता ही होगा कि हाँ, रेल मार्ग सस्ता है बजाय की सड़क मार्ग के हैं। और ज्यादा लंबी लंबी ट्रेनें होती हैं तो ज्यादा लोगों को भी एक साथ लेके जाती हैं और सामान को भी एक साथ लेके जाती हैं। विश्व के प्रथम रेल मार्ग का निर्माण सन 1835 में इंग्लैंड में हुआ और वहीं पर पहली रेलगाड़ी मैनचेस्टर लिवरपूल, ये भी पढ़ा चुकी हूं मैं। रेलों का सर्वाधिक उपयोग स्थल या भारी भरकम सामानों, स्थूल यानी भारी भरकम सामानों, खनिज, अनाज, इमारती लकड़ी, विनिर्माण वस्तुओं आदि को लंबी दूरी तक परिवहन के लिए किया जाता है। रेल मार्गों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब रेल मार्ग जब बनाए जाते हैं, चाहे वो इंडिया में बनाए गए हों और चाहे वो विदेशों में बनाए गए हैं, तो कौन कौन से प्रभाव है जिनकी कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से रेल मार्ग बनाने में समस्याएं हुई हैं कि हाँ मतलब कौन कौन सी बाधाएं आई कि हम रेल मार्ग बना रहे हैं, इसमें हमें ये बाधाएं आई, वो कौन सी बाधाएं हैं? तो लोगों के जीवन तथा देश के वैज्ञानिक विकास का स्तर करने वाले कारक हैं और देश के प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग करने की क्षमता, देश की जनसंख्या का आकार तथा घनत्व, धरातल एवं उच्चावच, आर्थिक व औद्योगिक विकास का स्तर। फिर है विश्व में रेल मार्ग का प्रतिरूप, मतलब विश्व के अंदर रेल मार्ग का प्रतिरूप कैसा है? कैसा है विश्व का रेल मार्ग जो है वो? रेल मार्ग के विस्तार में प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं क्योंकि इनके निर्माण तथा रखरखाव बहुत अधिक पूंजी व्यय होती है। सामान्य रेलों का प्रबंधन सरकारें ही करती हैं और क्योंकि ये रेल व्यवस्था मूलभूत सेवाओं के अंतर्गत आती है। किसके आती है? मूलभूत सेवाओं के अंतर्गत आती है। आधुनिक समय में रेलगाड़ियों की गति बहुत तीव्र होती है। पहले बहुत स्लो थी क्योंकि पहले तो कोयले से चलती थी, अब तो क्या कहते हैं डायरेक्ट इससे चलती, बिजली से चलती है। और जिसका प्रमुख कारण है कि भाप इंजनों के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजनों का प्रयोग होने लगा था। किसका? डीजल और विद्युत का। पहले भाप का होता था। उत्तरी अमेरिका, रेलों का संघनतम जाल संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और मध्यवर्ती भागों, दक्षिणी कनाडा, ग्रेट लेक्स और इसके दक्षिण में तथा अटलांटिक के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये हम पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका का रेल मार्ग पढ़ रहे हैं। मतलब महाद्वीपों के अकॉर्डिंग अगर हम सारे परिवहन के जो साधन है उनके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पढ़ रहे जा रहे हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी कनाडा, ग्रेट लेक्स और उसके दक्षिण में तथा अटलांटिक के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी मध्य भाग में रेलों का संघन जाल पाया जाता है। रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में प्रथम स्थान पर है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में प्रथम स्थान पर है। यह अटलांटिक तट से लेकर विशाल मैदानों का पूर्वी भाग तक रेल मार्गों का सबसे संघन जाल पाया जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा संघन जाल रेल मार्गों का पाया जाता है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका के अंदर। इस भाग में देश के 80% रेल मार्ग अवस्थित है। कितने हैं? देश के 80% जो रेल मार्ग है यहाँ स्थित है। उसके बाद में आता है यूरोप। यूरोप में रेल मार्गों का जाल विश्व के संघनतम रेल मार्गों में से एक है। क्या है? विश्व के जो संघनतम रेल मार्ग है उनमें से विश्व यूरोप का भी एक नाम आता है। फिर जिसमें से अधिकतर दोहरे या बहुलाइनों वाले रेल मार्ग हैं। पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों में रेल मार्गों का संघनतम जाल पाया जाता है। यहाँ लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। बेल्जियम में प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 1 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग के साथ विश्व का सबसे अधिक संघन रेलवे जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विश्व का सबसे अधिक जो संघन जाल है रेल का वो पाया जाता है बेल्जियम के अंदर है। लंदन, पेरिस और मॉस्को में भूमिगत रेलों का अत्यधिक महत्व। किसका? लंदन में और पेरिस तथा मॉस्को में। ये है यूरोपियन कंट्रीज हैं। एशिया में भारत, चीन और जापान में रेल मार्गों का संघन जाल बिछा है। 81,865 किलोमीटर लंबे रनिंग ट्रैक, कौन से? रनिंग ट्रैक तथा 7,000 से अधिक रेलवे स्टेशनों के साथ भारत एशिया में सबसे अधिक विकसित रेल मार्ग वाला देश बना है। मतलब एशिया, चलो हम कम से कम एशिया के अंदर तो रेल मार्ग में टॉप नंबर पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। इसमें से चौथाई न्यू साउथ वेल्स में है। कितना है? न्यू साउथ वेल्स जो है उसमें
एक चौथाई स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में अधिकांश रेल मार्ग तटीय भागों में ही विकसित हुए हैं, मतलब जो समुद्र का तटीय भाग है ना, तो वहां पे विकसित हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन अंतर महाद्वीपीय। इसके अतिरिक्त एक अन्य रेल मार्ग उत्तर से दक्षिण एडिलेड और एलिस, एडिलेड दोनों ए से शुरू हो रहे हैं, एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ता है। फिर आता है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में रेल मार्गों का संगम जाल ऑस्ट्रेलिया के पंपास और ब्राजील के कहवा जो मैदान है उत्पादन क्षेत्रों में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में 1,12,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्गों में से 43,000 किलोमीटर अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में तथा 34,600 किलोमीटर ब्राजील के कहवा उत्पादन क्षेत्रों में विस्तृत है। अफ्रीका, उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप में 40,000 किलोमीटर लंबाई में रेल मार्गों का विस्तार है। इस महाद्वीप में सर्वाधिक संघन रेल मार्गों का जाल दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ 18,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। यहाँ सोना, तांबा और हीरे के खनन की गतिविधियों वाले क्षेत्रों में संघन रेल मार्गों का जाल बिछा है। नेक्स्ट है अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग। अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग उन रेल मार्गों को कहते हैं जो किसी महाद्वीप के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ते हैं। इस रेल मार्ग का निर्माण आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कौन से? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है और कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। उसके बाद में आता है उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह प्रशांत महासागर तट पर स्थित सिएटल से प्राप्त होकर सैन फ्रांसिस्को व लॉस एंजिल्स से होते हुए अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क तक जाता है। मिनियापोलिस सेंटर, पाल डुलुथ, मिल्वाकी तथा शिकागो इस मार्ग के प्रमुख स्टेशन है। दोबारा सुनो, उत्तरी ट्रांस महाद्वीप रेल मार्ग यह प्रशांत महासागर तट पर स्थित सिएटल से प्रारंभ होकर सैन फ्रांसिस्को व लॉस एंजिल्स से होते हुए अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क तक जाता है। मिनियापोलिस सेंट पाल डुलुफ, मिल्वाकी तथा शिकागो इस महाद्वीप के प्रमुख स्टेशन है। फिर आता है मध्यवर्ती ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल मार्ग प्रशांत महासागर तट उत्तरी ट्रांस महाद्वीप ऐसे, हाँ, यह रेल मार्ग प्रशांत महासागर तट से सैन फ्रांसिस्को को अटलांटिक महासागर तट पर स्थित न्यूयॉर्क से जोड़ता है। साल्ट लेक सिटी, ओमाहा, शिकागो, पिट्सबर्ग तथा फिलाडेल्फिया इस रेल मार्ग के प्रमुख स्टेशन है। फिर आता दक्षिण ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल मार्ग लॉस एंजिल्स से प्रारंभ होकर अल्बुकर्क में द्विभाजित होता है। इसकी उत्तरी शाखा विचिता, कंसास सिटी तथा शिकागो होते हुए न्यूयॉर्क तक जाती है तथा दक्षिणी शाखा अल्पासो, ह्यूस्टन तथा गेलवेस्टन होकर न्यू ऑरलियंस तक आती है। थोड़े से नाम हार्ड हैं लेकिन हो जाएंगे याद, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। विश्व के कौन कौन से प्रमुख रेल मार्ग हैं? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसका नाम हमने अभी भी पीछे भी पढ़ा है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो 9,560 किलोमीटर लंबा है, जो यूरोपीय रूस से पश्चिम भाग में फिनलैंड की खाड़ी तक स्थित प्रसिद्ध बंदरगाह एवं महत्वपूर्ण नगर सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होकर एशिया के रूस, साइबेरिया के पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। कहाँ जाता है? व्लादिवोस्तोक। इनका निर्माण सन 1891 में प्रारंभ हुआ, जो 14 वर्ष तक पश्चात सन 1905 में बनकर तैयार हुआ। सन 1945 में इस रेल मार्ग का दोहरीकरण किया गया। क्या दोहरीकरण किया गया? उसके बाद में यह रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होकर मॉस्को, रूस की राजधानी कजान, कुइवियस, वोल्गा नदी के तट पर स्थित उफा, चेलियाबिस्क, ओमस्क, नोवोसिबिस्क और इर्कुटस्क, बेकान झील के दक्षिण में स्थित होते हुए चितानगर, बेकाल झील के पूर्व में स्थित पहुंचने के पश्चात यह रेल मार्ग 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। इसकी उत्तरी शाखा खोबोवस्क होती हुई व्लादिमीर पहुंचती है, जबकि इसकी दक्षिणी शाखा मुचुरिया में दक्षिण स्थित हार्बिन होती हुई व्लादिवोस्तोक पहुंचती है। ये इधर देखिए, यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग, बाल्टिक सागर, उसके बाद मॉस्को, कजान, उफा, चेलिसिया, ओमस्क, क्रिस्टा नोवोस्टिक, इटुस्टा, चित्ता, खाबेरोस्क, व्लादिवोस्तोक। ये देखो यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक है।
यद्यपि इस रेल मार्ग का निर्माण प्रशासनिक एवं सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया, परंतु वर्तमान समय में इसका व्यापारिक एवं आर्थिक महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, क्योंकि इस रेल मार्ग के द्वारा सोवियत संघ के केंद्रीय औद्योगिक क्षेत्रों का साइबेरिया और सुदूर पूर्व में स्थित क्षेत्रों से जोड़ा गया है। मतलब औद्योगिक जो क्षेत्र हैं किसके हैं, सोवियत संघ के, उनको साइबेरिया के औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार इनके निर्माण से संपूर्ण रूस एवं विशेष रूप से साइबेरिया का आर्थिक विकास हुआ है। सबसे ज्यादा साइबेरिया का आर्थिक विकास इससे हुआ है। साइबेरिया को उसके खनिज, वन, कृषि एवं पशु संसाधन के कारण रूस का खजाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूस का खजाना कहा जाता है साइबेरिया को। रूस साइबेरिया से रेल मार्ग की अनेक सहायता लाइनें हैं जो यूराल प्रदेश, कुजबास प्रदेश, मध्यवर्ती साइबेरिया तथा सुदूर पूर्व के लाभान्वित करता है। क्या करता है? दोबारा सुनो। जो यूराल प्रदेश, कुजबास पश्चिमी साइबेरिया, मध्यवर्ती साइबेरिया तथा सुदूर पूर्व को लाभान्वित करता है। उसके बाद में आता है ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। कौन सा रेल मार्ग? ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग है। तो यह रेल मार्ग यूरोप महाद्वीप के 8 बड़े देशों से होकर गुजरता है। कितने बड़े देशों से? 8 बड़े देशों से होकर। इसमें 6 देशों की राजधानियां इसी रेल मार्ग पर स्थित है। 6 देशों की जो राजधानी है वो इस रेल मार्ग पर स्थित है। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस व ली हावरे से प्रारंभ होकर मार्ने नदी समानांतर चलता हुआ नानसी, फ्रांस के पूर्वी पठारी भाग में स्थित लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र स्ट्रासबर्ग, राइन घाटी में स्थित फ्रांस के प्रमुख नगरों में से एक, कार्लस रूहे, स्टुगार्ड, आग्सबर्ग, म्यूनिक, साल्फबर्ग, लींज, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित वियना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, सोफिया बुल्गारिया की राजधानी और प्लोवदीव से होते हुए तुर्की की राजधानी इस्तांबुल तक इस्तांबुल तक जाता है। मतलब ये है 8-9 राजधानियां जो इस मार्ग के ऊपर पड़ती, इस रेल मार्ग के ऊपर आती हैं। 6 राजधानियां जो इस रेल मार्ग में आती हैं। 7-8 नहीं है, 6 राजधानियां हैं जो उस रेल मार्ग पे पड़ती हैं। नेक्स्ट है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। कौन सा? कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। इस रेल मार्ग का कनाडा के लिए वही महत्व है जो साइबेरिया रेल मार्ग का रूस के लिए। इसका निर्माण ब्रिटिश कोलंबिया को कनाडा के अन्य राज्यों के साथ जोड़ने के लिए किया गया। किसके? ब्रिटिश कोलंबिया को कनाडा के अन्य राज्यों के साथ जोड़ने के लिए इसका निर्माण हुआ, परंतु वर्तमान में इसका आर्थिक महत्व अत्यधिक बढ़ गया। मतलब अभी इसका जो आर्थिक महत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जैसे साइबेरियन रेल मार्ग का बढ़ा। यह रेल मार्ग कनाडा की पूर्वी सीमा पर स्थित है। कहाँ है? कनाडा की जो पूर्वी सीमा उस पर स्थित है। न्यू ब्रंसविक प्रांत के सेंट जॉन तथा हैलिफैक्स को पश्चिमी सीमा पर स्थित वैंकूवर नगर जोड़ता है। इस रेल मार्ग की कुल लंबाई 7050 किलोमीटर है। इसका निर्माण वर्ष 1982 से 86 में पूरा किया गया था। ये देखिए ट्रांस कनेडियन मार्ग है, यहाँ से शुरू होता है अलास्का महामार्ग, विक्टोरिया, ये यहाँ से शुरू होता है। देखिए अलास्का महामार्ग, एंड मार्स्टन, कैलगरी, इधर वैंकूवर, रेजिना, थंडर बे, सनबरी और मार्टियल, क्यूबेक, सिडनी होता हुआ सेंट जॉन्स होता हुआ हेलिफैक्स, सर्बेक, ओटोरियो, ईरी, ओटावा, सुपीरियर, हडसन की खाड़ी, ये तो ऊपर आ गई, विनिपेग इत्यादि हैं। इस आप समझ में आ रहा है? मैं आपको जब मैं महाद्वीप पढ़ा रही थी तो मैं क्यों बोल रही थी कि एटलस लेके बैठो, एक जगह को अच्छे से याद करना है कि ये जगह यहाँ स्थित है। अब ये सारी जगहों के नाम आ रहे हैं ना, सारे कंट्रीज के नाम भी आ रहे हैं और सिटीज के नाम भी आ रहे हैं, देश के और राजधानियों के नाम भी आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि ठीक से समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट है, यह कनाडा के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित सेंट जॉन बंदरगाह से प्रारंभ होकर मॉन्ट्रियली, ओटावा नदी के तट पर स्थित कनाडा की राजधानी सनबरी, हुराल झील के उत्तर में स्थित विनिपेग, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी, रेजिना नगर, सस्केचुआन प्रांत की राजधानी, मेडिसन हैट, कैलगरी, रॉकी पर्वत की तलहटी में स्थित यह निकिंग हॉर्स दर्रे, रॉकी पर्वतीय भाग में स्थित से होते हुए कनाडा के पश्चिमी सीमा पर स्थित वैंकूवर नगर, ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में फ्रेजर नदी के मुहाने पर स्थित तक जाता है। उसके बाद में है तीसरा सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लंबा तथा महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जिसका निर्माण सन 1863 से 1869 के मध्य हुआ। यह उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े नगर न्यूयॉर्क को पश्चिमी तट पर स्थित सबसे बड़े बंदरगाह सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है। यह न्यूयॉर्क से प्रारंभ होकर क्रमशः पिट्सबर्ग, विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र, शिकागो, विश्व की सबसे बड़ी मास्क मंडी, ओमाहा, मिसौरी नदी पर स्थित चीनी ओंडेन नगर, साल्ट लेक के तट पर स्थित तथा लेक सिटी होते हुए सैन फ्रांसिस्को नगर तक जाता है। उसके बाद में आता है केप काहिरा रेल मार्ग। अफ्रीका में केप काहिरा रेल मार्ग उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह काहिरा को सुदूर दक्षिणी सीमा पर स्थित केप टाउन से जोड़ता है। उसके बाद में आता है इस रेल मार्ग का
स्थित प्रमुख नगर निम्नलिखित है। कौन सा है? कैपटाउन और किम्बरले। विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान और हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी बुलावायो। लिविंगस्टन जिम्बाब्वे नदी के किनारे विक्टोरिया जलमार्ग पर स्थित है। जिम्बाजिया 7 एलिजाबेथविली कांगो। पांचवा है ऑस्ट्रेलिया अंतः महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है जो पूर्व में स्थित सिडनी नगर के पश्चिम में स्थित पर्थ नगर में संबद्ध करता है। इसके प्रमुख स्टेशन ब्रोकन हिल, पीटीबारो, पोर्ट पीरी, पोर्ट ऑगस्टा, कालगुरली एवं कुलाकांगड़ी है। ऑस्ट्रेलिया में रेल मार्ग पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी मार्ग में संकेंद्रित है। विशाल मरुस्थल से होकर निकलने वाला इतना बड़ा रेल मार्ग विश्व में अंतर कहीं नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नगर एडिलेड, कैनबरा तथा मेलबर्न इसी रेल मार्ग पर स्थित है। पर्थ ये देखिए इधर से कालगुरी, कुलगाड़ी, पोर्ट ऑगस्टा, मेलबर्न, उसके ब्रोकन हिल और सिडनी, कैनबरा, अल्बरी, ये तो इधर आ गए। ट्रांस ऑस्ट्रेलिया महामार्ग। ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग की प्रमुख शाखाएं पोर्ट ऑगस्टा से ओडियो तथा कालगुरी होकर पर्थ तक जाता है। दूसरा है एडिलेड से मेलबर्न तथा कैनबरा होकर सिडनी तक जाता है। पोर्ट ऑगस्टा से पोर्ट डार्विन तक उत्तर में। अब इसमें आपको समस्या है कहाँ? मुझे पता है आपको समस्या आएंगी। आपको समस्या आएंगी इन शब्दों को याद करने में। कौन से? पोर्ट ऑगस्टा से ओडियो तथा कालगुरी होकर पर्थ तक। ये जो शब्द आपने बोले ना, यहाँ समस्या आएगी। एडिलेड से मेलबर्न तथा कैनबरा होकर सिडनी तक है। फिर है पोर्ट ऑगस्टा से पोर्ट डार्विन तक। फिर है ट्रांस इंडियन, ये छठा रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। यह दक्षिण अमेरिका का प्रसिद्ध रेल मार्ग है जो ब्यूनस अर्जेंटीना की राजधानी को वालपेरेजो पतन चिली से जोड़ते हुए 1440 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत मेंडोजा अर्जेंटीना तथा लॉस एंजिल्स चिली में उच्च धरातल के कारण गेज परिवर्तन होता है। यह रेल मार्ग उस पालाटा दर्रे द्वारा एंडीज को पार करता है। यह विश्व का उच्चतम रेल मार्ग है। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। कौन सा? यूरोपीय पार। यह पेरिस को वारसा से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पेरिस को वारसा से जोड़ता है। जल परिवहन ये करेंगे कल है। तो ये आज हमने कर लिया रेल मार्ग है। ये हमने परिवहन तंत्र आज शुरू कर दिया है और इसमें से रेल मार्ग हमने कंप्लीट कर लिया। जल मार्ग जो वो हम कल करेंगे क्योंकि अभी दूसरे टीचर यहाँ पढ़ाने के लिए आ रखे हैं। और तो जैसा कि मेरा लेक्चर का जितना ही टाइम था इसलिए कंप्लीट हो गया, दूसरे टीचर आए हुए हैं। तो जितना मैं जो पढ़ा रही हूँ डेली का डेली आप याद कर लो, पढ़ लो, चाहे कम ही पढ़ो, चाहे आप 1 घंटे का पढ़ा दो, लेकिन कंटिन्यूटी जरूरी है। डिसिप्लिन जरूरी होता है, कंटिन्यूटी जरूरी होती है। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होना चाहिए बस। चाहे आप डेली का डेली अगर 1-2 घंटे भी एक सब्जेक्ट को दोगे ना तो भी आपका सब्जेक्ट आपका क्या कहते हैं कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, बाकी बचा हुआ हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।